हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों की जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग अपना एथिक्स का 7वां टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें मोटा मोटा हेडिंग यही है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और 8वां टॉपिक हमारा जो फिलॉसफी वाला है वो लास्ट टॉपिक है। आप जो है लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हम फिलॉसफी वाला पार्ट शुरू करें, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो 8वां टॉपिक है और वो लास्ट टॉपिक है। तो एक बार ये 7वां हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना 8वां टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड। इसमें सिंपल सा यही है कि क्वेश्चन पूछता है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, और कोड ऑफ कंडक्ट में और कोड ऑफ एथिक्स में सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है। और या फिर इंडिविजुअल पूछ लेता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या कमियां हैं, क्या परेशानी है, क्या चैलेंजेज है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, अपने सजेशंस दीजिए। और सिमिलरली इसमें भी वही पूछता है कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या परेशानी है, क्या समस्या है, और सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन क्या है, इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेज क्या क्या है। तो आज हम उसी सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। एक रिकमेंडेशन और भी है दोस्तों, कि जो इसका पूरा कंप्लीट नोट्स है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, चाहे उसका सॉफ्ट कॉपी रखिए या हार्ड कॉपी रखिए। लेकिन जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो उनको जो है साथ में रखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक आपको कह सकते हैं कि आप एक कंपैरिजन दिया हूँ। तो इससे आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो अगर कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप सीधा ये सारे पॉइंट्स उतार दीजिए, और दूसरा कि अगर डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप इन सब पॉइंट्स को मिला करके उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, दोनों, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट है या कोड ऑफ एथिक्स है, दोनों जो है ना, उनका मेन उद्देश्य यही है कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है उसका बिहेवियर वो रेगुलेट करते हैं, बिहेवियर जो है कंट्रोल करते हैं। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिहेवियर को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अगर हम दोनों की बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ये सेट ऑफ वैल्यूज है जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। आप इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स है वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, जबकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपके एक्शंस को रेगुलेट करता है, वो आपके एक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है। ये आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है, आप कैसे अपने ऑफिस में बिहेव करेंगे उसके बारे में बात करता है। जबकि ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि आप ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से आप अपना काम करेंगे, इस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, इस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए। मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन होता है कोड ऑफ कंडक्ट, और जो गाइडेंस होता है वो होता है आपका कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। ये आपके अंदर कोड ऑफ एथिक्स हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करता है, जबकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमेशा निगेटिव बिहेवियर को रोकने का प्रयास करता है। हमेशा वो आपको ऐसी चीजें बताएगा, ऐसा रूल्स रेगुलेशंस लॉ ऐसा बताएगा कि आप ये काम करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। तो उस डर से आप गलत काम नहीं करेंगे, जो निगेटिव बिहेवियर है उसको नहीं करेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा आपके निगेटिव बिहेवियर को रोकने का काम करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करने का काम नहीं करता। जो पॉजिटिव बिहेवियर के प्रमोट करने का काम होता है वो होता है कोड ऑफ एथिक्स का। अगली बात कि कोड ऑफ एथिक्स हमेशा यूनिवर्सल होता है। इट मीन्स चाहे वो कोई प्लेस हो, कोई पर्सन हो, या कोई टाइम हो, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह उसकी वैल्यूज, उसकी मीनिंग सेम होगी। ठीक है। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। मतलब पर्सन, प्लेस और टाइम के साथ उसके नियम कानून बदलते रहते हैं। अब जो कानून इंडिया में लागू है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, अब वही सेम नियम सेम थिंग के लिए हो सकता है यूएसए में लागू ना हो। आप हो सकता है हमारी बात को समझ रहे हो। ठीक है। उसके बाद ये मोरली बाइंडिंग होता है और वॉलेंट्री होता है। मतलब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है। बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट लीगली इन्फोर्सिएबल होता है बाय सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मतलब ये कि अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। जबकि
अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करने में आप फेल हो रहे हैं तो वहां पे कोई लीगल एक्शन आपके सामने नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कोई फॉर्मल मैकेनिज्म भी नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, वाइड रेंजिंग है एंड नॉन स्पेसिफिक है। मतलब ये कि वाइड रेंजिंग का मतलब कि इसके बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन इसका लिमिटेड रेंज है। जो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई चीज प्रोहिबिटेड है तो वो प्रोहिबिटेड है, और प्रोहिबिटेड का मतलब सेम है हर जगह के लिए, ठीक है। और ये स्पेसिफिक होता है कि पर्टिकुलर काम आपको करना है या नहीं करना है, पर्टिकुलर एक्शन आपको लेना है या नहीं लेना है, मतलब ये स्पेसिफिक होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स के एग्जाम्पल में इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एम्पैथी, कंपैशन। अब आप सोचिए कि अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आपके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये कि आप दयालु हैं या कितने दयालु हैं इसका कोई पैरामीटर भी नहीं है, तो इसका रेंज बहुत बड़ा है और अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें देखिए गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्टिंग प्राइवेट गिफ्ट्स, सीधा सीधा रूल है, नियम है कि आप गिफ्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं तो कितने अमाउंट तक ले सकते हैं, ठीक है, और उस गिफ्ट का क्या कर सकते हैं, सब कुछ स्पेसिफिकली जो है मेंशन किया गया है, बताया गया है। सोशल मीडिया का आप कितना यूज कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हैबिचुअल लेंडिंग या इनडिस्क्रिमिनेट बोरोइंग, एक्सेप्टिंग कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा, ये सब सारे कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जाम्पल हैं। इसके बारे में क्लियरली जो है क्या है, मेंशन है जो पब्लिक सर्विस रूल है उसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके इवेल्युएशन की, सॉरी एवोल्यूशन की, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, तो एक था कार्नवालिस कोड। जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे तब तक यही कार्नवालिस कोड ही चलता था। इंडिपेंडेंस के बाद संथानम कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक कुछ ऐसा होना चाहिए सर्विस रूल टाइप का, तो उसमें रिजल्ट क्या था, 1964 में एक इसका रिकमेंडेशन को मान करके एक रूल बनाया गया। ओके, और उसके बाद जो ये रूल है वो समय समय पर चेंज होता गया, अपडेट किया गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई, बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, और फाइनली प्रेजेंट जो कंडक्ट रूल्स है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ठीक है। तो ये आपका जो रूल है ये आपका ऑल इंडिया सर्विस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सबके ऊपर ये लागू होता है। ओके, द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड इन सच रूल्स आर मच ओल्डर देन द रूल देमसेल्व्स, मतलब ये जो नियम कानून है इसमें बनाए गए हैं इसके नॉर्म्स जो है उससे भी पुराने हैं, पहले से ही वो सब चीजें चलती रही हैं, चलती आ रही हैं। Thus, the specific acts were prescribed from time to time through notifications under the fundamental rules and the civil services regulation। मतलब समय समय पर देखिए कोई भी एक रूल, एक नियम बहुत ज़्यादा दिनों तक वो नहीं चलता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन जरूरी होता है, तो समय के साथ जो है उसमें बहुत सारी चीजें धीरे 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 चेंज की गई हैं, ऐड की गई हैं, निकाली गई हैं, ठीक है। दिस इज अंडरस्टैंडेबली ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस एंड रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग ऑफ एन इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। मतलब ये कि ये समझा जा सकता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी ये एकदम ये नहीं कह सकते कि ये फुल्ली डेवलप्ड हो गया, अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ प्रोग्रेस की या कुछ इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है या सुधार की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ सोसाइटी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बढ़ रही हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक ऑफिसेज हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनसे भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। अगर आप इसको ब्रीच करते हैं, वायलेट करते हैं, तो सिंपल सी बात है आपको प्यूनिटिव एक्शंस देखने को मिलेगा आपके अगेंस्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो गई। उसके बाद इसमें कुछ चीजें और भी हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ आप कह सकते हैं कुछ यहाँ पे हमने उदाहरण दिए दे रखा है कि क्या क्या आती है कोड ऑफ कंडक्ट में। अब आप ये सेक्शन 161 165 आईपीसी देख सकते हैं, या फिर सेक्शन 409 आईपीसी का देख सकते हैं, या फिर 1947 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट देख सकते हैं, या फिर ये एक आप कह सकते हैं कि जो डिसअप्रूवल ऑफ हैबिचुअल लेंडिंग है, जो इनडिस्क्रिमिनेट बरोइंग है, ये अलग अलग सेक्शंस में इसको डिफाइन किया गया है, अलग अलग कानून के तहत इसको रोका गया है, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं जैसे बैनिंग ऑफ वेरियस एक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स आप नहीं कर सकते हैं,
किसी भी कंपनी का प्रमोटर आप नहीं बन सकते हैं, या फिर एक्सेप्टिंग कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जेम्पशंस भी हैं, उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं। कुछ एग्जेम्पशंस को छोड़ करके आप जो है कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ऑब्जर्विंग कर्टसी के लिए भी आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे provision of the demanding and accepting dowry, sexual harassment of women employees, ठीक है, employment of children below the age of 14 years, उसके बाद maintaining integrity, absolute devotion to duty, ये सब सारी चीजें हैं। हालांकि अब इसके ये सब तो उसमें हो गई, लेकिन not including in conduct unbecoming of government servant is generally directed towards cataloging specific activities deemed undesirable for government services। ये जो चीज है ना, इसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये ऐसा एक वाइड बॉक्स आपको खोल के दे दिया गया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये गड़बड़ है, ये एक्टिविटी आपके ऊपर शोभा नहीं देती है, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये सब सारी चीजें आपका ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उसके साथ साथ आप ओथ ऑफ सिक्रेसी लेते हैं, ऑब्वियसली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था। आप सिक्रेसी का एक ओथ लेते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप बाहर रिवील नहीं कर सकते हैं, ओके। ये सब सारी चीजें हो गई, लेकिन बट हैविंग दिस कोड ऑफ कंडक्ट with value neutrality not sufficient for the development of administration, that is why failed to promote positive values, and if we want to include positive values in public administration we must have the code of ethics, right? Therefore various committees recommended need to have a code of ethics for the civil servant to promote positive emotions like compassion, empathy, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेट्रा। और सेकंड एआरसी भी इसके बारे में बात करती है। सेकंड एआरसी क्या कहती है उसके अभी आगे हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के कोड ऑफ कंडक्ट अगर एक समरी देखा जाए तो ये एक आपसे बिहेवियर, कुछ ऐसा एक्शंस एक्सपेक्ट करता है, और बहुत सारे ऐसे एक्शंस और बिहेवियर है जिसके लिए आपको प्रोहिबिट करता है। पर कोड ऑफ कंडक्ट आपके अंदर पॉजिटिव जो वैल्यूज होते हैं उसको डेवलप करने में फेल रही है। इस वजह से हमको कोड ऑफ एथिक्स की जरूरत है, जिसके बारे में समय समय पर बहुत सारी कमेटीज ने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। अगर हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ओके। फ्रॉम सो मेनी ईयर्स इंडिया हैविंग जस्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट, देयर इज नो कोड ऑफ एथिक्स। इन इंडिया वी आर हैविंग सेवरल कंडक्ट रूल्स, जैसा कि हमने देखा, व्हिच प्रोहिबिट set of common activities. These conduct rules achieved what they intended to design, but they do not constitute a code of ethics. Even 73rd and 74th अमेंडमेंट में हमने लोकल बॉडी को भी अपने डेवलपमेंट में इंक्लूड किया। तो ये जरूरी है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है इनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन जो चीजें हमको चाहिए वो चीजें अभी कोड ऑफ कंडक्ट हमको नहीं दे पा रही है। और मामला और गंभीर तब हो गया कि जब हम लोकल बॉडीज को भी अपने डेवलपमेंट में इंक्लूड कर लिए, तो अब ये जरूरी हो गया कि कोड ऑफ एथिक्स लोकल बॉडी से स्टार्ट होकर के एकदम टॉप मोस्ट बॉडी तक जाना चाहिए, ओके। It is essential that the need for relevant code for these bodies and their employees and for any public authorities is recognized, ठीक है। अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस बिल का जो 2006 में आया, a draft public service bill 2006 was brought by the ministry। द सालिएंट फीचर ऑफ द बिल क्या है? अब इसमें जो भी बिल्स हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं दोस्तों, इसको आप सिंपली जब आपसे पूछा जाए कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या होना चाहिए आप ये बताइए, तो सिंपली इसी बिल का जो ड्राफ्ट है, जो इसके मेन फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, और इसीलिए ये बिल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, ओके। इसमें ये है कि पहला क्या है, कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एलिजियंस टू द वेरियस आइडियल्स इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपका जो फंक्शनिंग होना चाहिए वो एपॉलिटिकल होना चाहिए। गुड गवर्नेंस फॉर द बेटरमेंट, मतलब गुड गवर्नेंस होना चाहिए किसमें, कोड ऑफ एथिक्स में ये सब चीजें आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद ड्यूटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियलिटी, मतलब आपके एक्शन में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए।
अगला, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड, ओके, मेरिट टू बी द क्राइटेरिया इन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, consistent however with the cultural ethnic other diversities of the nation, ensuring economic and avoidance of the wastage of expenditure। देखिए, हमेशा किसी भी सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट करने के लिए मेरिट बेसिक क्राइटेरिया होनी चाहिए, लेकिन सोशल कल्चरल इथनिक वैल्यूज का भी अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसको कंजर्व करना चाहते हैं, तो हम अपने मेरिट में थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड कॉग्निजियल वर्क इन्वायरमेंट या वर्क कल्चर क्या होता है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, कॉपरेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस, ये सब होनी चाहिए। मतलब ये कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ पर्सनल इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बिल आल्सो हैविंग ए प्रोविजन रिगार्डिंग पब्लिक सर्विसेज कमिश्नर। अब इसका क्या रोल है? अब ये सब सारी चीजें तो आपने बता दिया कि कोड ऑफ इथिक्स में ये होना चाहिए। कोड ऑफ जो आप किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए आप बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करिए, तो उसको जज करने के लिए, उसको देखने के लिए कोई ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए कि जो आपके एक्शंस और आपके बिहेवियर के ऊपर नजर बनाए रखे। तो वो बॉडी कौन सी है? पब्लिक सर्विस कमिश्नर की। इज अथॉराइज्ड टू इवेल्युएट द पब्लिक सर्वेंट एथिकल कंडक्ट। ठीक है। तो आप ये सजेशन दे सकते हैं कि कोड ऑफ इथिक्स कैसा होना चाहिए, कोड ऑफ इथिक्स में जो मेन मेन चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए। तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि कोड ऑफ जो इथिक्स है उसको इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं कहाँ पे हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। ओके, सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि इसका नेचर बहुत वाइड है। ठीक है। मतलब इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक ही वर्ड की मीनिंग और उसका एक्सप्लेनेशन बदल जाता है। तो ऐसे में एक यूनिवर्सल वैल्यू को लागू करना थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरी बात ये कि देयर इज नो लीगल मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट, मतलब इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है और संभवतः लीगल बैकिंग हो भी नहीं सकती, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप दयालु हैं या नहीं, मतलब आपके अंदर कंपैशन है या नहीं है, इसको जज करने के लिए कौन से पैरामीटर्स आप सेट करेंगे, किस पैरामीटर पे आप जज करेंगे कि किसी के अंदर कंपैशन है या नहीं है। तो अगर आप जब जज ही नहीं कर सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने जो मोरल वैल्यूज हैं या इथिकल वैल्यूज हैं उससे वो डेविएट किया है। अगर आप यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो आप उसको पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। और सिंपल सी बात है, जिस चीज में पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है उसको लागू करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क होता है। ये तभी लागू हो सकता है जब किसी भी व्यक्ति के अंदर से वो चीजें आए और वो खुद अपने आप से कमिटेड हो कि हमको ये चीज करना है, हमको इस तरह से करना है। ओके, वही बात है, देयर इज नो बैरोमीटर और पैरामीटर टू मेजर पर्सनल एथिकल वैल्यूज, कोई पैरामीटर नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ द वायलेशन ऑफ द कोड। ठीक है। नो ग्रीवांस मैकेनिज्म। अब जब गलती ही नहीं समझ में आएगी, जब गलती ही को हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो इस गलती को सुधारने का भी कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, तो ग्रीवांस रिड्रेसल का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। ओके, बट देयर शुड बी some other requisite elements necessary to support a code such as viable legal system। अगर हम थोड़ा बहुत लीगल सिस्टम को डेवलप करें, उसके साथ साथ जो हमारे लॉज हैं, जो हमारे रेगुलेशंस हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो आर्टिकल्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर उसको साथ में लेकर के हम कोई लीगल सिस्टम डेवलप करते हैं तो कुछ हद तक हम कोड ऑफ एथिक्स को प्रमोट कर सकते हैं। 100% इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, ways to adjudicating administrative violations, investigators supported by the prosecutors and judiciary। मतलब ये कि जो भी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सब एक साथ मिल करके कुछ कॉमन रूल्स और रेगुलेशंस अगर बनाएं तो कुछ हद तक संभव है कि हम कोड ऑफ इथिक्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीटली देखिए, इम्प्लीमेंटेशन और प्रमोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हाँ, ये है कि हम प्रमोट जरूर कर सकते हैं, थोड़ा सा जबरदस्ती प्रमोट कर सकते हैं, थोड़ा सा समझा बुझा के प्रमोट कर सकते हैं, रिवार्ड सिस्टम हम ला सकते हैं। ठीक है, अवार्ड सिस्टम हम ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम करके थोड़ा बहुत हम प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
कि सेकंड एआरसी ने क्या इसके बारे में बोला है। पब्लिक सर्विस रूल्स टुवर्ड्स व्हिच ऑल पब्लिक सर्वेंट्स शुड एस्पायर शुड बी डिफाइंड, मतलब जो वैल्यूज हैं वो डिफाइंड होने चाहिए, डेफिनेशन उनका एक सिंगल डेफिनेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल डेफिनेशन होना चाहिए, एंड मेड अप्लीकेबल टू ऑल टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये जो पहला चैलेंज था कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है उसका इंटरप्रिटेशन, अगर डेफिनेशन प्रॉपर हो जाएगा तो जो इसका चेंजिंग नेचर है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, बदल जाएगा। उसके बाद एनी ट्रांसग्रेशन ऑफ दीज वैल्यूज शुड बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट एंड इनवाइटिंग पनिशमेंट, मतलब अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं, अब किसी भी रूल का, किसी भी कोड का आप अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो वो आपका मिसकंडक्ट माना जाए, मतलब आपकी सर्विस बुक में उसको मिसकंडक्ट माना जाए और साथ में आपको कुछ न कुछ पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है। conflict of interest should be comprehensively covered in the code of ethics and in the code of conduct for officers। conflict of interest को properly define करो, उसके एग्जाम्पल सेट करो और उसको कोड ऑफ एथिक्स के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में भी डालो, और अगर कहीं कहीं पे भी कोड ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई देता है तो उसको प्रॉपरली सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, और साथ में इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो हमेशा हर एक्शन पे ये निश्चित सुनिश्चित करे कि यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। दोस्तों कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार लेक्चर देख लीजिए। बस हाँ, ये सिंपल सिंपल ये मैं बता दे रहा हूँ कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पब्लिक बॉडी है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं इस पब्लिक ऑफिस में, और कोई एक वर्क ए है, वर्क बी है, ठीक है, कोई काम है जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस रास्ते जा सकते हैं या तो आप इस रास्ते जाते हैं, लेकिन आपने इस रास्ते को चूज किया, क्यों? क्योंकि इस रास्ते पे जाने से आपको भी कोई फायदा होगा। तो ऐसे में जहां पे कोई काम, कोई एक्शन में आपका फायदा या आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वहां उसको हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, आगे क्या बोलता है सेकंड एआरसी, आल्सो सर्विंग ऑफिशियल्स शुड नॉट बी नॉमिनेटेड ऑन द बोर्ड ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एक्सेप्ट एडवाइजरीज बॉडीज एंड द नॉन प्रॉफिट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो किसी भी पब्लिक अंडरटेकिंग में एज अ बोर्ड मेंबर नॉमिनेट ना किए जाए। उसके बाद देखिए एक ये चीज, जैसे कि हम लीगल बैकिंग की बात कर रहे थे, स्टेचुटरी रिकॉग्निशन होना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स का। कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स शुड बी डील इथिकल डायलिमाज, इथिकल डायलिमाज को भी कोड ऑफ एथिक्स में डालना चाहिए। एंड देयर शुड बी पीनल प्रोविजंस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जैसा कि हमने पहले बात किया, टू डील इशूज विद सच कोड्स। तो अगर ये बात की जाए कि जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको हम, उसमें हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसमें कैसे कैसे हम सुधार कर सकते हैं, या सिंपली ये पूछ लिया कि सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशंस क्या हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें डाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमको टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।